अब हम इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। पृष्ठ तनाव का मतलब होता है सरफेस टेंशन, इंग्लिश में उसको कहते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है? किसी द्रव का वह बल जिसके कारण वह अपने क्षेत्र को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है। किसी द्रव के अंदर का वह बल होता है जिस बल के कारण द्रव क्या करता है, अपना क्षेत्रफल कम से कम करने की कोशिश करता है, उसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। जब वर्षा का बूंद गिरता है तो आपको गोल महसूस दिखता होगा, गोल गोल गिर रहा है, ठीक है। तो गोल का इसलिए गिरता है क्योंकि गोल होने पर उसका पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव का पृष्ठ का क्षेत्रफल को वो कम करने के लिए, पृष्ठ का क्षेत्रफल को वो न्यूनतम बनाने के लिए वो अपने आप को गोल शेप में बदल लेता है, ठीक। तो पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई होता है, एफ बटा फोर्स बटा लेंथ, एफ बाय एल, ठीक है। ऐसा ही मात्र न्यूटन पर मीटर होता है या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगा? मीटर पर एम एल टी में टी का पावर 2। ठीक। उसके बाद तापमान के बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है। तापमान जैसे जैसे हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, जैसे कि पानी को हम गर्म करने लगेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव का मान जो होता है वो घट जाता है, ठीक। और एक क्रांतिक ताप होने पे उसका जो है जो पृष्ठ तनाव होता है वो शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप होने पे उसका पृष्ठ तनाव जो होता है पानी का, जैसे उबलने लगता है, जब उबलने लगेगा तो पानी ऊपर से नीचे आने लगता है, तो उस स्थिति में उसका पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। अब पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल पूछेगा, जो पृष्ठ तनाव क्या क्या एग्जाम्पल है, तो पानी का बूंद का गोल हो जाना, ठीक है, ये पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है। उसके बाद किसी मक्खी या फिर मच्छर को आप देखते होंगे पानी के ऊपर चलते हुए, ये भी एक पृष्ठ तनाव का एग्जाम्पल है, ठीक है। मक्खी मच्छर या फिर कीट पतंग जो है पानी के ऊपर कैसे चल लेता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण चल लेता है। वर्षा की बूंद हमको गोल रूप में क्यों दिखाई देती है? पृष्ठ तनाव के रूप में दिखाई देती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है आईटीआई और पॉलिटेक्निक वाले के एग्जाम में, ठीक है। अब है स्वसंजक बल, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वो होता है जो एक ही पदार्थ के अणु के बीच में लग रहा होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक मार्कर है, इसके अंदर छोटा छोटा पार्टिकल होगा, तो सारा पार्टिकल के बीच में अपने आप में एक आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये पार्टिकल बना हुआ है, ठीक। यदि वो अपना फोर्स को एक दूसरे को खींचने वाला जो फोर्स है उसको छोड़ दे तो ये पार्टिकल इस रूप में हमको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो बिखरा हुआ मिलेगा। इसी को कहते हैं स्वसंजक बल। स्वसंजक बल का मतलब होता है किसी एक पार्टिकल के अंदर का जितना भी अणु, छोटे छोटे अणु है, वो कण सभी एक दूसरे को अपने आपस में खींच के जो रखते हैं, उसी को स्वसंजक बल कहते हैं, ठीक। तो कहता है एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को स्वसंजक बल कहते हैं। और स्वसंजक बल, जिस द्रव में स्वसंजक बल अधिक होता है वह दीवार को गीला नहीं, किसी भी बर्तन के दीवार को गीला नहीं करता है। कहेगा पानी किसी भी चीज को गीला कर देता है, क्यों? ठीक है, पानी किसी भी चीज को गीला क्यों कर देता है? तो क्योंकि उसमें स्वसंजक बल जो है कम होता है, ठीक है। पानी भी द्रव अवस्था में ही होता है, पारा भी द्रव अवस्था में ही होता है, जिसका कि हम उपयोग थर्मामीटर के अंदर करते हैं। वो पारा उजला, तो उसका जो चमकीला कलर का होता है, तो पारा का जो उपयोग हम करते हैं वो भी द्रव अवस्था में ही होता है। लेकिन एक पारा को आप किसी कपड़ा में रख लीजिए और एक पानी को किसी कपड़ा पे रखिए, तो पानी जो है वो पानी कपड़ा को भिंगा देगा और कपड़ा से नीचे भी गिर जाएगा, लेकिन पारा कपड़ा को नहीं भिंगाएगा। या बर्तन में रखेंगे तो पानी, बर्तन का जो दीवार होता है वो पारा से नहीं भींगेगा या फिर गीला नहीं करेगा, जबकि पानी को रखने पर पानी बर्तन के दीवार में चिपक जाएगा और उसको गीला कर देगा। तो किस कारण होता है? वो स्वसंजक बल के कारण होता है। पानी का स्वसंजक बल जो होता है पारा की तुलना में कम होता है, ठीक। सबसे अधिक स्वसंजक बल ठोस पदार्थ का होता है। ठोस पदार्थ का स्वसंजक बल सबसे अधिक होता है। सबसे कम स्वसंजक बल जो होता है वो किसका होता है? गैस का होता है। गैस का स्वसंजक बल सबसे कम होता है, ठोस का स्वसंजक बल सबसे अधिक होता है। और द्रव का स्वसंजक बल ठोस से कम और गैस से अधिक होता है। जिसका स्वसंजक बल सबसे अधिक होता है वो विचलित हो जाता है, मतलब हवा में उड़ सकता है, जैसे गैस हो गया। और ठोस का स्वसंजक बल सबसे अधिक होता है तो वो एक जगह स्टेबल रहता है, ठीक। और जैसे पानी का स्वसंजक बल कम है तो दीवार को गीला कर देता है। उसके बाद दूसरा होता है स्वसंजक बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं। दूसरा होता है असंजक बल या एडहेसिव फोर्स। असंजक बल उसको कहते हैं जो एक से
जैसे ये स्वसंजक बल था, ये एक ही अणु के आपस के परमाणु, एक ही पदार्थ के अंदर के अणु के बीच लग रहा था। लेकिन असंजक बल जो था एक से दूसरे परमाणु या एक से दूसरे पदार्थ के अणु के बीच लगता है। ठीक है, दो पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। दो पदार्थ के अणु के बीच जो बल लगे उसे आसंजक बल, एक ही पदार्थ के अणु के बीच जो बल लगे उसको स्वसंजक बल कहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे किसी पीतल के बर्तन पे अलग से कोटिंग किया जाता है, दूसरे क्या कहते हैं तांबे का या फिर अलग कोई मटेरियल का उसका ऊपर कोटिंग कर देते हैं। या चौक के द्वारा हम किसी भी चौक के द्वारा जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो वो लिखा हुआ हमको नजर आता है। जैसे मार्कर से भी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, मार्कर से जो हम लिखे हैं ये बोर्ड पर आपको दिख रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? ये जो हो रहा है एडहेसिव फोर्स, आसंजक बल के कारण हो रहा है। तो आसंजक बल में क्या होता है, जो एक पदार्थ का जो कण होता है वो दूसरे पदार्थ के कण को अपने तरफ आकर्षित करके रखना चाहता है। ठीक है, एक पदार्थ का कण जो होता है दूसरे पदार्थ के कण को अपने तरफ आकर्षित करके रखता है या फिर अपने तरफ खींच के रखता है, उसी बल को आसंजक बल कहते हैं। तो स्वसंजक बल जो होता है एक ही पदार्थ के बीच लगता है, लेकिन आसंजक बल क्या होता है? दो अलग अलग पदार्थ के बीच लगता है। ठीक, इसको मिटा के हम आसंजक बल का भी परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, सासंजक बल के बाद हो जाता है आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स उसको कहते हैं भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले बल जो होता है उसको हम आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, इसी बल के कारण पीतल के बर्तन पर निकेल की कोटिंग की जाती है। पीतल के बर्तन पर निकेल की कोटिंग की जाती है, किसके कारण? आसंजक बल के कारण। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर जब हम चौक से लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखने पर उस पे ब्लैक बोर्ड पे उभर आता है चौक, किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण ही उभर आता है। ठीक है, तो ये दोनों किसका? आसंजक बल का एक उदाहरण हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लैक बोर्ड पर जब हम चौक से लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे चौक उभर आता है, यह किस बल का उदाहरण है? तो वहां हो जाएगा आंसर आसंजक बल का उदाहरण है। केशिका, तो कैपिलरी क्या होता है? तो कैपिलरी एक केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिका तो कहलाता है। केश नली के अंदर, केश नली क्या होता है? केश नली एक बहुत ही पतली नली होती है। ठीक है, बहुत ही पतली नली होती है, केशिका उसको कहते हैं। तो बहुत पतली नली के द्वारा किसी भी लिक्विड पदार्थ का ऊपर चढ़ना या फिर नीचे उतरना केशिका तो कहलाता है। ठीक, कहता है केश नली बहुत ही पतली त्रिज्या वाली एक खोखली नली है। केश नली क्या है? तो बहुत ही पतली त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। अब केश नली का उदाहरण कहाँ कहाँ मिलेगा? तो जब हम लालटेन पहले जला, अभी के समय तो अब लालटेन नहीं दिखता है, तो लालटेन जब पहले जलाते थे, लालटेन का जो बत्ती होता था उसको हम किरोसिन में नीचे डुबा देते थे, और जब हम लालटेन को जलाते थे तो नीचे से किरोसिन बत्ती के सहारे ऊपर तक चढ़ता था। तो बत्ती के सहारे किरोसिन का ऊपर लालटेन के ऊपर तक चढ़ना तो कौन सा क्या दर्शाता था? केशिकत्व को दर्शाता था। ठीक है, दूसरा पेड़ पौधे में खनिज का पत्ती तक पहुंचना। खनिज जो है वो जब पेड़ पौधे में जमीन के नीचे होता है तो जमीन से खनिज को पेड़ पौधे के पत्ती तक जो पहुंचता है तो इसको क्या कहते हैं? केशिकत्व का उदाहरण होता है। मिट्टी के ढेले में पानी का फैल जाना, सूखे मिट्टी का एक ढेला ले लीजिए, उस पर कहीं पे एक छोटा सा पानी का बूंद गिरा दीजिए, तो पानी का बूंद जहां गिरेगा उसके आसपास दूर दूर तक वो फैल जाता है। ठीक है, जहां पानी का बूंद गिरता है वो आसपास के कुछ दूर तक वो फैल जाता है। तो मिट्टी के ढेले में पानी के बूंद का फैल जाना ये किसका उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है। उसके बाद जब खेत में बारिश होती है तो किसान क्या करते हैं? बारिश के जस्ट बाद खेत को जोत देते हैं। ठीक है, बारिश होने के बाद खेत को कोड़ दिया जाता है, जोत दिया जाता है। क्यों जोता जाता है? तो जब खेत को की मिट्टी को हम कोड़ देंगे या फिर जोत देंगे तो क्या होता है? वहां का जो केश नली होता है मिट्टी का वो टूट जाता है। तो केश नली जब आपस में टूट जाता है तो पानी नीचे से ऊपर की ओर नहीं निकल पाता है। तो केश नली टूट जाने के कारण क्या होता है? खेत की नमी बरकरार बनी रहती है। ठीक है, तो इसीलिए बारिश के तुरंत बाद किसान अपने खेत को जोत देते हैं ताकि खेत की नमी बरकरार बनी रहे। यह किसका उदाहरण हो जाता है? केशिकत्व के कारण उसकी नमी चली जाती है। तो केशिकत्व के कारण क्या होता है? नीचे से पानी ऊपर आके वाष्पीकृत होने लगता है। तो वाष्पीकृत होने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? उसको खेत को जोत दिया जाता है। ठीक है, अब आता है श्यामता क्या होता है। ठीक है, केशिकत्व के बाद हम कहेंगे श्यामता के बारे में। तो श्यामता जो होता है तरल सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल होता है। तरल पदार्थ के सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल होता है।
तो जो भी तरल पदार्थ जितना गाढ़ा होता है उसका घर्षण बल उतना ज्यादा होता है। इसमें उसी को कहते हैं, जिस जो पदार्थ अधिक गाढ़ा होता है उसका श्यानता ज्यादा होता है, जो पदार्थ कम गाढ़ा होता है उसका श्यानता कम होता है। जैसे कि शहद, शहद अधिक गाढ़ा होता है इसीलिए शहद की श्यानता अधिक होती है। और पानी कम गाढ़ा होता है इसीलिए पानी की श्यानता कम होता है। और पानी से भी पतला कौन होता है? केरोसिन। तो केरोसिन की श्यानता पानी से भी कम होती है। तो यदि केरोसिन, पानी और शहद एक साथ रखा जाए, पूछा जाए कि किसकी श्यानता अधिक होगी, तो पानी का क्या कहते हैं, शहद का श्यानता अधिक होगा और केरोसिन की श्यानता कम होता है। तो जो यदि ज्यादा गाढ़ा होता है उसका श्यानता अधिक होता है, जो पतला होता है उसका श्यानता कम होता है। तो केरोसिन सबसे पतला होता है, तो जैसे ही केरोसिन का हल्का सा नीचे गिरा जाएगा तो वो दूर तक फैलता है। और शहद जो होता है बहुत दूर तक नहीं, गिर भी जाएगा तो थोड़ा दूर तक ही फैलेगा। पानी जो है शहद से थोड़ा ज्यादा दूर तक फैलेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम श्यानता के बारे में देखते हैं। ठीक, अब देखते हैं श्यानता किसको कहते हैं। श्यानता के हम इंग्लिश में कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तरल के सतहों के बीच लगने वाले बल को हम श्यान बल कहते हैं और यह गुण श्यानता कहलाती है। तरल के सतह, तरल मतलब जो भी लिक्विड होता है उसके सतह के बीच जो बल लगता है उसको हम श्यान बल कहते हैं। ठीक है, और यही गुण श्यान बल वाला जो गुण है उसी को हम श्यानता कहते हैं। जिस तरल में जितना अधिक श्यान बल होगा उसे हिलाने में उतना ही अधिक बल लगेगा। जिस भी तरल में जितना अधिक श्यान बल होगा, जिस तरल के अंदर श्यान बल जितना ज्यादा होगा उसको हमको हिलाने में उतना ज्यादा ही बल लगाना होगा। श्यानता का क्रम क्या है? तो शहद में श्यान बल सबसे अधिक होता है। शहद का जो श्यान बल है वो अधिक होता है किससे? पानी से। और पानी का श्यान बल अधिक होता है केरोसिन से। और केरोसिन का श्यान बल अधिक होता है पेट्रोल से। तो पेट्रोल का श्यान बल जो होता है सबसे कम होता है। पेट्रोल को हम यदि बाहर में खुला छोड़ दें तो कुछ देर के बाद वो उड़ जाता है। ठीक है, तो पेट्रोल का श्यान बल सबसे कम होता है। केरोसिन का श्यान बल पेट्रोल से थोड़ा ज्यादा होता है। केरोसिन से थोड़ा ज्यादा श्यान बल पानी का होता है। पानी से ज्यादा श्यान बल शहद का होता है। ठीक है, तो ये श्यानता का क्रम हो गया। जमीन की अपेक्षा जल में चलना, पानी के अंदर चलना कठिन होता है क्योंकि जल की श्यानता अधिक होती है। पानी, जमीन पे जो हम चलते हैं वो आसानी से चल पाते हैं, जबकि पानी के अंदर जब हम चलने लगते हैं तो वहां पे चलना थोड़ा कठिन होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि पानी का श्यानता जो है वो अधिक होता है। तो पानी की श्यानता अधिक होने के कारण, और यहाँ जब हम बाहर में चलते हैं तो वो हवा में चल रहे होते हैं, तो हवा की श्यानता कम होती है और पानी की श्यानता अधिक होती है। तो पानी की श्यानता अधिक होने के कारण उसमें हम आसानी से चल नहीं पाते हैं। ठीक, वहीं यदि पानी के बाद यदि हम कीचड़ में चले जाएं तो कीचड़ में और दिक्कत होती है क्योंकि उसकी श्यानता और अधिक होती है। ठीक, जमीन की अपेक्षा जल पे चलना कठिन होता है। ये तो उसी का डिफिनेशन हो गया, जो जल पे इसलिए कठिन होता है क्योंकि जल की श्यानता अधिक होती है। द्रव की श्यानता ताप के बढ़ने से घट जाती है। द्रव की श्यानता जो होती है ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता घट जाती है, जबकि गैस की श्यानता ताप के बढ़ने पे बढ़ जाती है। गैस की श्यानता जो है ताप के बढ़ने पे गैस की श्यानता बढ़ती है और द्रव की श्यानता जो होती है, द्रव की श्यानता घट जाती है, जबकि गैस की श्यानता बढ़ जाती है ताप के बढ़ने से। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। श्यानता के बाद का टर्म है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता उसको कहते हैं जब किसी वस्तु को हम खींच के छोड़ देते हैं तो वापस से वो अपने शेप में आ जाए जैसा वो पहले था, तो उसको कहते हैं प्रत्यास्थता गुण। ठीक है, तो जैसे कि रबड़ को जब हम खींचते हैं, रबड़ को खींच के छोड़ देते हैं तो रबड़ का पहले जैसा साइज था, जिस आकार का पहले था वो उसी आकार में वापस चले आता है। तो इस गुण को रबड़ की प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यास्थता है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस वस्तु पर लगे हुए विकृति व बल का विरोध करता है तथा बल के हटने के बाद पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। बल जैसे ही हम खींच रहे हैं, कोई रबड़ का एक पट्टी ले लिए रबड़ को, उसको हम खींच रहे हैं, जब तक खींच रहे हैं तब तक तो वो फैला हुआ है। जैसे ही हम बल हटाए, जैसे ही हम उसको छोड़ दिए तो वो वापस सिकुड़ के अपनी जगह पे आ जाता है। तो इसी गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। तो प्रत्यास्थता का डिफिनेशन ये हो गया कि वो अपने ऊपर लग रहे विकृति बल का विरोध करता है। मतलब जिस बल के द्वारा हम खींच के उसको लंबा कर रहे हैं अथवा छोटा कर रहे हैं, उस बल का वो विरोध करता है, तो उसी को हम कहते हैं विकृति बल। या रबड़ का गेंद होता है, उसको हम दबाते हैं तो फिर वो वापस उसी शेप में आ जाता है।
ठीक, रबड़ के गेंद को दबाने पे वो वापस उसी शेप में आ जाता है। ये भी क्या हो गया, प्रत्यास्थता का गुण हो गया। ठीक, तो ये प्रत्यास्थता का डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद और लिखते हैं पहले। अब देखते हैं प्रत्यास्थता क्या होती है, प्रत्यास्थ पिंड क्या होता है। प्रत्यास्थता के बारे में तो हम पढ़ लिए थे। प्रत्यास्थ पिंड किसको कहते हैं, तो वह पिंड जो अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, वह पिंड जो अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। ठीक है, तो आकार में क्या करता है, बल को विरोध करता है तथा बल के हटते ही वापस अपने आकार में आ जाता है, वह प्रत्यास्थ पिंड कहलाता है। जैसे कि रबर और स्टील। रबर और स्टील, रबर पर जब हम किसी भी चीज से प्रेशर लगाते हैं, खींचते हैं या फिर दबाते हैं, तो छोड़ने के बाद फिर वो अपने अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, प्रत्यास्थता का एक लक्षण कहलाता है। तो प्रत्यास्थता किसे कहते हैं, जो बल जब किसी पिंड के ऊपर कोई बल हम अलग से लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ विकृति होती है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, और जैसे ही बल को हटा लिए पिंड वापस अपने उसी रूप में आ गया तो ये प्रत्यास्थता कहलाएगा। ठीक, अब तो उस जिस पिंड के अंदर यह गुण पाया जाएगा तो उस पिंड को प्रत्यास्थ पिंड कहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक का कोई भी सामान है तो प्रत्यास्थ पिंड कहलाएगा, रबर का। अब सुघट्य पिंड, सुघट्य पिंड मतलब प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो सुघट्य पिंड का मतलब होता है प्लास्टिक बॉडी, वैसा बॉडी जिसके ऊपर यदि हम बल लगाएं, बल लगाने के बाद उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन जब हम बल हटा लिए तो वो परिवर्तन वापस से अपना फोर्स को वापस से वो बॉडी अपना शेप को रिस्टोर नहीं किया, मतलब अपना वापस अपने शेप में नहीं गया, तो उसको हम कहेंगे प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक का बना हुआ कोई भी सामान जो होता है या फिर कांच का बना हुआ सामान पे यदि हम कोई फोर्स लगाएंगे, तो मान लो कांच का कोई बना हुआ सामान है और वो टूट गया, तो टूटने के बाद जैसे ही हम फोर्स हम हटा लिए तो फिर क्या फिर वो टूटा हुआ सामान जुट सकता है, नहीं जुटेगा। तो वो क्या हो जाएगा, सुघट्य पिंड या फिर प्लास्टिक बॉडी के अंदर आएगा। तो वैसा बॉडी जिसके ऊपर यदि हम फोर्स लगाएंगे उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन फोर्स को हटाने के बाद उस परिवर्तन में वापस अपने शेप में नहीं आ पाया, तो उसको हम कहेंगे प्लास्टिक बॉडी या फिर सुघट्य पिंड। ठीक है, तो उसका एग्जांपल में कांच हो जाएगा या फिर प्लास्टिक का बना हुआ कोई सामान हो जाएगा। ठीक, तो उसको हम सुघट्य पिंड या फिर प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। अब विकृति, विकृति क्या होता है, तो विकृति होता है जैसे हम किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी फोर्स हम लगाए, ठीक है, तो फोर्स लगाने के बाद उसमें कोई ना कोई तो परिवर्तन होता है, वो अपने शेप में तो नहीं रहता है। मान लो कोई एक रबड़ का बॉल है, उसको हम जैसे ही दबाए तो दबाने के बाद उस गोल से चिपटा हो जाता है, तो चिपटा जैसे ही हुआ तो क्या हो गया, उसका शेप में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ तो वही विकृति कहलाएगा। तो क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी जो होता है उसके शेप में परिवर्तन जो होता है उसी को हम विकृति कहते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु के बाह्य बल लगाने पर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है, इसी भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। ठीक, विकृति का जो फॉर्मूला होता है, लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई, मतलब वह पहले कितना लंबा था, ओरिजिनल शेप उसका क्या था, और जब हम फोर्स अप्लाई किए तो उसके बाद उसका शेप में कितना का वृद्धि हुआ। ठीक, क्या वृद्धि हुआ, तो कुल वृद्धि बटा कुल ओरिजिनल जो लंबाई था, मूल लंबाई जो था, उसी के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। तो विकृति को इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रेन, विकृति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब आता है प्रतिबल, तो बाहरी बल के कारण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो बाहरी बल के कारण वस्तु के एकांक पृष्ठ काट के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है बाहरी बल के कारण, उसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल का परिभाषा या फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो बाहरी बल बटा एकांक क्षेत्रफल। प्रतिबल का फॉर्मूला हो जाता है बाहरी बल, जो बल हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, और उसका एकांक क्षेत्रफल क्या है, तो बाहरी बल और एकांक क्षेत्रफल के अनुपात को हम प्रतिबल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ तक बल, प्रतिबल, आकृति, प्रत्यास्थ, ये सब आपको अभी तक में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक बच जाता है हुक्स का नियम। ठीक है, तो ये हुक्स का नियम बता देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा जो था ये खत्म हो जाएगा। ठीक, अब ये हुक्स का नियम। ठीक है, हुक्स का नियम क्या कहता है, तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, ठीक है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर
प्रतिबल जो होता है विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता की एक सीमा होती है, उससे ज्यादा यदि आप प्रत्यास्थता में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो अप्रत्यास्थ हो जाएगा, वो चीज टूट जाएगी। जैसे रबड़ ही होता है, रबड़ को एक सीमा तक आप यदि खींचते रखते हैं तो वो खींचा चला जाता है, फिर कुछ उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो रबड़ बीच से टूट जाता है। तो जहां तक वो खींचा, जहां के बाद वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है उसका प्रत्यास्थता सीमा। ठीक है, कहता है प्रत्यास्थ सीमा के अंदर प्रतिबल, प्रत्यास्थ सीमा के अंदर जो हम बल लगा रहे हैं वो विकृति के समानुपाती होता है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर जो हम सीमा के अंदर तक यदि हम बल लगाते हैं तो जितना विकृति होता है वो वापस फिर अपना शेप को चेंज करके आ सकता है। ठीक, तो प्रत्यास्थता गुणांक के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, प्रत्यास्थता गुणांक को ई से सूचित किया जाता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा प्रतिबल बटा विकृति, कितना बल लगा है बटा में विकृति कितना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको यंग मॉडुलस भी कहते हैं, इंग्लिश में यंग मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक, प्रत्यास्थता के सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को क्या, किसको कहते हैं? प्रत्यास्थ सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो लगाए हैं और उसके द्वारा जो विकृति हुए, दोनों के अनुपात जो हुआ है, अनुपात को पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। उसी के अनुपात को क्या कहते हैं? यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। ठीक, यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला ये हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फॉर्मूला क्या हो गया? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहां तक में जो हमारा ये चैप्टर था ये पूरा तरह से खत्म हो गया। ठीक है, तो जो आज में स्टार्टिंग ये चैप्टर पूरा 3 वीडियो में खत्म हो गया है। तो टोटल 3 लेक्चर लगा है, तो स्टार्टिंग से तीनों लेक्चर बारी बारी से आप देख लेंगे। ठीक, तो पूरा लेक्चर पूरा एक सारा वीडियो जो है एक दूसरे से तीनों वीडियो जुड़ा हुआ है, तो आप बारी बारी से तीनों लेक्चर देखेंगे तो पूरा अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ तक ये उसका नियम था, यहाँ तक में सारा ये जो अनुदैर्ध्य विकृति वाला चैप्टर था ये पूरा खत्म हो चुका है। ठीक, तो अगला चैप्टर फिर हम कल अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।